करंट एग्जाम में बहुत पूछने लगा है, लेटेस्ट ट्रेंड यही है ना, तो ये जरूर रट लो। लेटेस्ट तो जरूर याद रख लो, 100 से 105 के जो लेटेस्ट हैं, है ना, तो 105 जो हाल ही में हुआ है, जो 106 हुआ शायद, जो वुमेन रिजर्वेशन आया है, ईडब्ल्यूएस जो आया था 103 में, तो ये सब याद कर डालो। 61 क्वेश्चन कह रहा है किस संशोधन अधिनियम के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। अरे बहुत आसान है दोस्तों, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत, है ना। अब देखो प्रारंभिक शिक्षा मौलिक अधिकार भी है, डीपीएसपी भी है और फंडामेंटल राइट भी है, ठीक है। चलो 62 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख हस्ती एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय सरोद वादक है भैया, ये बताना है। विच मेजर पर्सनैलिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस इंटरनेशनल सरोद प्लेयर। तो भैया कौन है इसी इंटरनेशनल हस्ती, अगर आपको पता हो तो बता सकते हो तो बताओ, नहीं तो मैं बताता हूं। तो ये दोस्तों आपकी पंडित विकास महाराज। कौन है? पंडित विकास महाराज, ये फेमस सरोद प्लेयर भी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। भारत में चांडालों, कौड़ियों और निःशुल्क चिकित्सालयों का विस्तृत उल्लेख करने वाला पहला विदेशी यात्री निम्नलिखित में से कौन बना है दोस्तों? Who among the following was the first foreign traveler to make a detailed mention of Chandal, Penis and free hospitals in India? तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, करंट के हिसाब से भी कह सकते हो। तो ये जो करा था पुराने में विदेशी यात्री फाइयान ने करा था। किसने करा था? फाइयान ने, ठीक है। तो क्योंकि करंट में ये सब न्यूज़ें चलती ही रहती हैं कि पहला विदेशी कौन है, पहला विदेशी कौन है, तो फाइयान बता सकते हो आप। और फाइयान किसके शासनकाल में आया दोस्तों? कमेंट में बताओ अगर आपको याद है तो, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट्स में बताया आपको, किसके शासनकाल में आया फाइयान, बताइएगा जरूर। फाइयान, हियान, शांग, ये सब बहुत पूछता है। इबन बतूता। चलिए 64। थोलू बोमलता एक है भैया। थोलू बोमलता क्या है? जो तो बाबू थोना वाला थोलू लग रहा है। थोलू बोमलता दोस्तों क्या है ये बताना है। एक प्रकार का लोक संगीत, एक प्रकार का लोक नाटक, एक प्रकार का लोक उत्सव या एक प्रकार का छाया रंगमंच। तो दोस्तों थोलू बोमलता जो है ये आंध्र प्रदेश का थिएटर फॉर्म है, मतलब एक प्रकार का छाया रंगमंच है, आंध्र प्रदेश में चलता है। ये कहाँ चलता है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, याद रखिए इसको। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों? बहुत ही ज्यादा हलवा क्वेश्चन मिल गया। कौन सा आता है भैया राज्य सूची, मतलब स्टेट लिस्ट के अंदर? तो मेरे भाई स्टेट लिस्ट के अंदर आपका आ जाता है एग्रीकल्चर, क्योंकि एजुकेशन, फॉरेस्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर ये सब कंकरेंट लिस्ट में आता है। ये तीनों ही किस में आता है? कंकरेंट में, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? एग्रीकल्चर हो जाएगा। 66 देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी 2015 को किस राज्य से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी? तो भैया कहाँ से शुरू करी थी मृदा स्वास्थ्य योजना? तो ये करी थी सॉइल हेल्थ कार्ड नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान से, है ना। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान बहुत न्यूज में इस बार रहा है चुनाव की वजह से, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 67, ठीक है। कह रहे हैं इनको मैच करना है। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बिल्कुल अवॉइड मत करिएगा इसको। चलिए ठीक है। मैनपुरी किस लिए फेमस हुआ है भैया? तो मैनपुरी हुआ है तरकाशी कला, तो ये बिल्कुल सही है। तारकशी कला, मेरे माफ कीजिएगा, तारकशी कला, ठीक है। मैनपुरी तारकशी कला सही है। मथुरा दोस्तों अगर आपको पता हो, यूपी की स्पेशल जीके पढ़ी होगी अगर आपने, तो मथुरा सैनिटरी फिटिंग, किसके लिए? सैनिटरी फिटिंग हो जाएगा। रायबरेली दोस्तों है आपका काष्ठ कला के लिए, रायबरेली काष्ठ कला हो गया, ठीक है। मथुरा तो पता ही है। फर्रुखाबाद बच गया वस्त्र छपाई के लिए। फर्रुखाबाद किसके लिए हो गया? वस्त्र छपाई के लिए। तो 67 का ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वन नेशन वन स्टेट वन प्रोडक्ट के लिए। चलिए, हाल ही में नासा और एक्सियोम स्पेस ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथे निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन के लिए एक समझौता किया है, ठीक है। इससे संबंधित सही विकल्प क्या है ये बताना है, ठीक है। देखो नासा और एक्सियोम स्पेस का एक एग्रीमेंट हुआ है और ये प्राइवेट कंपनी है एक, ठीक है। क्या हुआ है? क्या एक्सियोम मिशन X4 के नाम से जाना जाता है? पहली बात। दूसरा, द X4 मिशन विल स्टे एट द ISS, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रुकेगा 14 दिन के लिए। द मिशन इज स्टार्टेड टू बी लॉन्च बिफोर जनवरी 2015। तो इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा सही है। तो दोस्तों इनमें से 1 और 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 2025 में नहीं लॉन्च होना है, इसको 2024 में लॉन्च करेंगे, जनवरी 2024, मतलब इसी मंथ ये लॉन्च होगा, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन गलत है सिर्फ इसकी वजह से, बाकी ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक के लिए। 69 देख लेते हैं।
वर्ष 2010 में किस देश में आयोजित किए गए बाघ सम्मेलन के दौरान प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो दोस्तों पढ़ा होगा ये आपने, सेंट पीटर्सबर्ग में जो हुआ था रशिया में, है ना, तो रूस हो जाएगा इसका दोस्तों, रशिया, ठीक है, 2010 में हुआ था। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं हम लोग। 70 देखते हैं, रक्त कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? दोस्तों बताइए, ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर में किस तत्व का यूज करते हैं, किस केमिकल का यूज किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए आपने पढ़ा होगा साइंस में, कोबाल्ट 60 का यूज करा जाता है, काफी फेमस है कोबाल्ट 60 ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर, ठीक है। चलिए 70 नंबर देखते हैं दोस्तों, सॉरी 71। नीचे दिए गए कथनों में विचार करना है कि भैया सही विकल्प इनमें से कौन सा है, ये बताना है। इस विधि के खतरनाक और रेडियोधर्मी कचरे का निपटान किया जाता है जिससे कचरा पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इंग्लिश में बात करें तो डेंजरस एंड रेडियोएक्टिव वेस्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ बाय दिस मेथड इन विच द वेस्ट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है ये बताना है दोस्तों। दोस्तों ये प्लाज्मा आर्क एक प्रोसेस होता है जिसमें जो भी रेडियोएक्टिव वेस्ट होता है उसको डिस्पोज कर देते हैं ताकि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए और किसी भी तरह से हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, प्लाज्मा आर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 72। निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन समाधियों के उत्खनन का श्रेय दिया जाता है? दोस्तों किसको मेगालिथ बरियल्स ऑफ साउथ इंडिया एक्सकवेशन का क्रेडिट मिलता है? 72 नंबर में पूछ रहा है, तो ये मिलता है कर्नल पीएम टेलर को, कर्नल पीएम टेलर को। बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 73। कह रहे हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल वनावरण इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना है? ठीक है, कितना है भैया ये बताना है। यूपी में फॉरेस्ट टोटल इंडिया की कवरेज के हिसाब से तो दोस्तों ये पड़ेगा आपका 64.66%, यानी अप्रोक्स में देखा जाए तो 65%, ठीक है। वैसे ये है 64.66%, ठीक है। तो सही जो माना जाएगा ऑप्शन बी माना जाएगा, ठीक है। चले निम्नलिखित में से किसने कविता और शुद्ध कविता नामक पुस्तक लिखी है? दोस्तों कविता और शुद्ध कविता, तो ये दोस्तों लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर ने। तो बुक्स भी काफी आती हैं, याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है ये बताना है, ठीक है। हिंदी साहित्य के प्रमुख व्यक्तित्व और उनका जन्म स्थान, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ये बताएंगे हम लोग। तो दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र, क्या इनका जन्म उन्नाव में हुआ? दोस्तों तो ये सही है। पंडित राहुल सांकृत्यायन, तो भैया ये क्वेश्चन आरओ में ऑलमोस्ट हर बार ही आया है कि सांकृत्यायन को कैसे लिखा जाता है। अशुद्धि में हिंदी में आया ये, है ना। तो सांकृत्यायन देख लो एक बार लिख के 2-3 बार, तो भूलना मत। और ये हालांकि प्रयागराज में इनका जन्म भी नहीं हुआ है, इनका जन्म जो हुआ है आजमगढ़ में हुआ है। कहाँ हुआ है? आजमगढ़ में, ठीक है। तो ये गलत भी है, ऑप्शन 2 देखा जाए तो ये गलत है, ठीक है। बाकी जयशंकर प्रसाद बनारस, वृंदावन लाल वर्मा झांसी, ठीक है, ये तीनों सही है। अवध का नागरिक विद्रोह उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में 1799 में वजीर अली खां के नेतृत्व में हुआ था? दोस्तों तो ये यूपी हिस्ट्री के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हुआ था दोस्तों ईस्टर्न यूपी में। कहा हुआ था? ईस्टर्न यूपी, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको भी यूपी हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट है। 77 कह रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान है? दोस्तों तो ये लेटेस्ट स्कीम से सवाल आया हुआ है। तो दोस्तों 8,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। कितने की? 8,000 रुपए की, ठीक है। और अगर पूछे ये स्कीम आई कब थी दोस्तों, तो ये 2015 में आई थी। कब आई थी? 2015 में, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। चलो फिर से मैचिंग करने को कह रहा है दोस्तों कि किस संविधान, मतलब किस देश से हमने क्या लिया है। बहुत ज्यादा सवाल ये आते ही रहते हैं, तो ये आपको याद भी होंगे ऑलमोस्ट, मुझे लगता है आप लोगों को। तो देखो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है भैया? तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से सिंगल सिटीजनशिप ले ली है, एकल नागरिकता। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बच्चे को भी पता है फंडामेंटल राइट ली है। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट लिया है और रशिया से फंडामेंटल ड्यूटी ले ली है। तो इस हिसाब से मैचिंग करें तो डी बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। चल ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है? दोस्तों द ग्रीन मफलर इज अ टेक्निक टू रिड्यूस विच टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ज्यादा।
तो दोस्तों शोर, नॉइस को आपने देखा होगा हाईवे के बीच में ऐसे 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 बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, वो इसीलिए होते हैं दोस्तों कि पेड़ जो होते हैं आपकी नॉइस को कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। तो नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए होता है। उत्तर प्रदेश एक जिला जो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करता है, उसका नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश का अगर मैप याद होगा दोस्तों तो बता ले जाओगे। सोनभद्र ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार है ना, इन सबसे बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो सोनभद्र। चलो भैया एक चीज मैं बता दूं, खेत चाहूंगा रुकावट के लिए, यूपी का मैप एक बार जरूर अच्छे से देख लो। सबसे पहली चीज नेपाल के बॉर्डर, ये हर साल ऑलमोस्ट आ ही जाता है और लोग भूल जाते हैं। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, जैसे बलिया। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जैसे सहारनपुर या शामली, ये सब देख लो। इधर कौन है, इधर कौन है, ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये सब देख डालो, है ना। सोनभद्र कितने जिलों से बॉर्डर शेयर करता है ना, ये सब देखो। एमपी से कौन कौन से जिलों से एमपी जा सकते हो, ये सब देखो। आता है यार, ये इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। कह रहा है 81 में जो सैल्मोनेला बैसिलाई नामक जीवाणु कारण है, जो इंग्लिश में कहें तो द बैक्टीरियम कॉल्ड सैल्मोनेला बैकिली इज अ कॉज ऑफ, किसकी वजह से होता भैया, दूषित जल के कारण, हैजा रोग का, भोजन की विषाक्तता का, या नीला हरित शैवाल का। साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो दोस्तों सैल्मोना बैकिली आपने सुना होगा, ये फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है, ठीक है। मतलब ये फूड पॉइजनिंग में होता है बैक्टीरियम सैल्मोनेला बैकिली, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलो 82 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। कुछ योजनाएं हैं, कौन से साल लागू हुई है ये बताना है, ठीक है। मैच करिए कौन सी गलत मैच है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये 2015 में आई है, ये सही है। नमामि गंगे कार्यक्रम ये 15 में आया नहीं, ये जैसे ही मोदी सरकार आई थी दोस्तों मई में, तो जून 2014 में सबसे पहले यही आया था, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। बाकी अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, ये सही है, ठीक है। तो ये थोड़ा स्ट्रेटेजिक था, आसान था, ठीक है। चलिए संविधान सभा की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख समितियों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो संघ शक्ति समिति आपको दिख रही है, ये हो गई, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। संघीय संविधान समिति ये भी जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। क्योंकि प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो ये तो हमारे पटेल साहब देख रहे थे, पटेल जी देख रहे थे ये, है ना। और प्रारूप समिति की अगर बात करी जाए तो ये तो भैया बाबा साहब थे, BR अम्बेडकर जी, ठीक है। तो कहने का मतलब है संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति ये नेहरू जी देख रहे थे। तो यानी ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। ये दो भी याद रखना, पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है दोस्तों, ठीक है। अटेंशन डेफिसिट हाइपरसिटी डिसऑर्डर के लिए कौन सा ड्रग ट्रीटमेंट हम लोग लेते हैं दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों आपने अगर पढ़ा हो एम्फेटामाइन, कौन सा एम्फेटामाइन एक ड्रग होता है वो लिया जाता है, जिससे वो हमारे डिसऑर्डर को बूस्ट कर देती है, ठीक है। एम्फेटामाइन लिया जाता है इसके लिए। चलिए आप देखते जाइए आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है, ये जरूर चेक करिए। 85 नंबर देखते हैं। संस्कृत शास्त्रीय ग्रंथ राजतरंगिणी में निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है भैया। राजतरंगिणी में किसके बारे में दिया हुआ है। तो राजतरंगिणी में दोस्तों ये अगर हिस्ट्री में जाए हम देखें तो राजतरंगिणी ये आपके ममलेश्वर शिव मंदिर की बात करता है। किसकी बात करता है, ममलेश्वर शिव मंदिर की। और ये पूछे अगर कहाँ पे है दोस्तों तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। राजतरंगिणी वैसे जम्मू और कश्मीर की ही हिस्ट्री बताता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। ममलेश्वर शिव मंदिर जम्मू कश्मीर में है, उसके बारे में राजतरंगिणी में उल्लेख किया गया है। 86 देखते हैं। प्रसिद्ध लोक नृत्य छाऊ की सरिया कला शैली किस राज्य से प्रचलित है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है आपके लिए, बता सकते हो आराम से। तो दोस्तों छाऊ देखो 3 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक सरिया कला छाऊ होता है भैया, तो ये तो झारखंड में होता है सरिया कला छाऊ। एक मयूरभंज छाऊ सुना होगा आपने, जो मयूरभंज छाऊ होता है ना, मयूरभंज छाऊ समझ गए होंगे, मयूरभंज छाऊ ये उड़ीसा में होता है आपको, ठीक है। और पुरुलिया छाऊ ये पश्चिम बंगाल में होता है। कौन सा, पुरुलिया छाऊ। तो याद रखना भैया, सरायकेला अगर ध्यान करें, सरायकेला छाऊ झारखंड, पुरियला छाऊ तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और आपका मयूरभंज छाऊ तो ये उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ये बहुत बार आता है, क्योंकि छाऊ डांस के भी काफी प्रकार है।
चलिए 87 देखते हैं। संकटग्रस्त जीव जंतुओं के लिए रेड डाटा बुक किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो भैया बच्चे को भी पता होगा आपको, है ना, बच्चों की जबान पे होगा कि भैया IUCN की रेड डाटा बुक, IUCN की रेड डाटा बुक, है ना, इंडेंजर्ड, थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, ये सब जारी करता है वो, ठीक है। चलो 88 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग के निदान के लिए मेंटॉक्स परीक्षण किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों मेंटॉक्स परीक्षण किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। किसके लिए? ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक के लिए करा जाता है, ठीक है। चलिए 89 देख लेते हैं। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। पुलकेशिन द्वितीय का जो अभिलेख है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों ये लिखा गया है संस्कृत में। किस में लिखा गया है? संस्कृत में, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर पूछे कि लिखा किसने है, ये पूछ लिया कर, तो ये लिखा है दोस्तों रवि कीर्ति ने। किसने? रवि कीर्ति ने, ठीक है, पता होगा आपको रवि कीर्ति, ठीक है, रवि कीर्ति ने लिखा है, संस्कृत में लिखा है, ठीक है। चलिए मानसून सत्र की अवधि क्या होती है भैया, है ना? तो ये मैंने शॉर्ट्स में कितनी बार आपको बताया, बजट सेशन लगता है, मॉनसून सेशन लगता है और विंटर सेशन लगता है, ठीक है, 3 सेशन लगते हैं। तो जो आपको मॉनसून बारिश कब आती है भैया, ये बताओ कब बारिश आती है? हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं, हम भारत में कब बारिश, अगर आप नॉर्थ में रहते हैं, मोटा मोटा उत्तर प्रदेश और आपका राजस्थान MP, तो यहाँ पे जो बारिश आती है दोस्तों वो कब आती है? जून से अगस्त में आती है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए जुलाई ऑप्शन में क्या है, जून से अगस्त दिया हुआ है, अगस्त से अक्टूबर दिया है, मई से जुलाई दिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हो जाएगा मानसून सत्र की अवधि इनमें से कोई नहीं है, पहली चीज। कारण क्योंकि मानसून सत्र जुलाई से सितंबर चलता है। कब चलता है भाई? जुलाई में तो मानसून आता है ना, जुलाई से सितंबर चलता है। चलो अब ये आया तो बजट सत्र भी जान लो दोस्तों। बजट सत्र जो होता है ये आपका फरवरी में चलता है। कब तक चलता है? मई तक चलता है बजट सत्र। अब मई हुआ, जून में ब्रेक हो गया, जुलाई से अपना सितंबर तक चल जाएगा मॉनसून सत्र। अब सितंबर अक्टूबर में ब्रेक हुआ दोस्तों, नवंबर से दिसंबर विंटर सेशन चल जाएगा। कब? नवंबर से दिसंबर। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, एक महीने की गैप पे चलता है। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3% है? ठीक है, ये बताना है। डाटा रिपोर्ट है, डायरेक्ट डाटा है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगर याद है तो डायरेक्ट बता सकते हो। तो दोस्तों खुले वन जो है इसका प्रतिशत 3% है। कितना है? 3% है, ठीक है। कौन से वन? खुले वन, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं, और एक चीज और बता देता हूँ। अच्छा, वेरी डेंस फॉरेस्ट पूछ लिया अगर, तो दोस्तों वेरी डेंस फॉरेस्ट याथी सघन, ये आपका 1% के आसपास है, 1.09, ठीक है। मीडियम की अगर बात करें दोस्तों तो ये 1.67 है। झाड़ियां दोस्तों अगर बात करें तो ये सबसे कम आ जाएंगी 0.23%। ये थोड़ा बहुत फैक्चुअल डाटा है तो ये याद रखिएगा, फॉरेस्ट रिपोर्ट। निम्नलिखित में नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डाटा 2022 के अनुसार किस राज्य में अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करने की स्थापित क्षमता सबसे अधिक होती है दोस्तों? मतलब कहाँ पे है सबसे अधिक? रिसेंट डाटा के हिसाब से अगर चलें तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश निकला है। लेटेस्ट एनर्जी स्टैटिस्टिक्स डाटा के अनुसार हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो करी है वो करी है आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि लेटेस्ट डाटा का है। चलिए 93 देख लेते हैं। नवीनतम कृषि डाटा 2023 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? ये बताना है। भारत में आंध्र प्रदेश मछली के अंतर्देशीय उत्पादन और समुद्री उत्पादन दोनों के मामले में पहले स्थान पर है। मतलब आंध्र प्रदेश रैंक फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इनलैंड प्रोडक्शन एंड मरीन प्रोडक्शन ऑफ फिश, तो ये सही है। भारत में मछली के अंतर्देशीय उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, ये भी सही है। अंडे में भी पहले पे है। भारत में मछली के समुद्री उत्पादन के मामले में गुजरात पहले स्थान पर है। मछली के समुद्री उत्पादन की बात करें तो गुजरात पहले पे है, ये भी सही है। अंडा उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, देखो मैंने अभी बताया, तो ये भी सही है। चारों सही है और ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन में लगाया गया है ताकि आप इसको याद रखो, पेपर में ये आएगा, ठीक है। याद रखना भाई प्लीज, दिल से बोल रहा हूँ भाई, प्लीज दिल से बोला लगता है। चलो 94 नवीन, ये सब लेटेस्ट डाटा आपको दिया जा रहा है ताकि आप इसको याद करो, है ना। एग्जाम में इससे क्वेश्चन मिलेंगे, नोट्स बना लोगे तो और अच्छा रहेगा। चलो नवीनतम खनिज डाटा 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है दोस्तों। अब ये भी देखो एकदम नया डाटा के हिसाब से इसको मैं लेके आया हूँ, तो पहले तो एक नंबर बात बोलो, मजा आई कि नहीं? ठीक, चलो इसको देखते हैं। तो दोस्तों देखो ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट के उत्पादन में पहले राज्य पे है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया भैया नंबर 1 पे है। चीन सीमेंट के उत्पादन में नंबर 1 पे है, तो ये भी हो जाएगी एकदम सही बात है भैया। ताम्र अयस्क में अगर बात करें तो चिली हो जाएगी, मैक्सिको नहीं, तो ये गलत है। यहाँ पे चिली होना चाहिए था, क्योंकि कॉपर ओर में चिली नंबर 1 पे है और डायमंड में रशिया है, तो ये तो सही है, ठीक है। तो कहने का मतलब भाई मेरे, कॉपर ओर में यहाँ चिली होना चाहिए, ठीक है। चिली में सबसे ज्यादा कॉपर पाया जाता है, क्योंकि चिली में यहाँ पे जो आपका पैटागोनिया डेजर्ट ये सब पड़ता है, यहाँ पे काफी ज्यादा मिनरल्स रिच एरिया है। चलिए, 31 मार्च 2023 तक उपयोगिता के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बिजली उत्पादन की स्थिति सबसे कम है दोस्तों? कहाँ पे सबसे कम बिजली का उत्पादन है? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है या देश की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? तो उपयोगिता के अनुसार सबसे कम जो है दोस्तों ये ईस्टर्न रीजन में है। बिजली का उत्पादन कहाँ पे? सबसे कम ईस्टर्न रीजन में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सूची 1 सूची 2 को फिर से वही मिलान करना है। खनिज भंडार में प्रथम राज्य, अब ये इंडिया के मिनरल्स की दृष्टि से बात कर रहा है, ठीक है। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का, क्योंकि लेटेस्ट मिनरल डाटा है ये 2023 का, ठीक है। उसके हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो दोस्तों मिनरल्स के हिसाब से अगर देखें तो हीरा मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर बात करें गोल्ड की तो भैया कोलार गोल्ड फील्ड तो सुनी ही होगी आपने, रॉकी भाई, तो गोल्ड कर्नाटका भी सही है। ग्रेफाइट आपका दोस्तों ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, और लिग्नाइट आपको मिल जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा काफी ज्यादा। तो इसके हिसाब से अगर चलें तो ऑप्शन फिट बैठ रहा है एकदम बी का, ठीक है। तो ये डाटा भी एकदम भैया कंठस्थ कर लो, आ सकता है। चलो क्वेश्चन 97 पे चलते हैं। फिर से नवीनतम कृषि डाटा की मैं बात करूंगा आपसे कि नवीनतम कृषि डाटा के हिसाब से कौन सा सही है दोस्तों, ये चुनना है आपको। कर्नाटक भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो 1 नंबर बात कही, सही है प्रेजेंट डाटा के हिसाब से। भारत में नारियल के उत्पादन के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य केरल है, जी हाँ बिल्कुल। अब आपको लगेगा ऐसा कि देखो एरिया वाइज बात करें अगर, तो एरिया में सबसे ज्यादा लगता केरल में, पर उत्पादन सबसे बड़ा जो करता है वो कर्नाटक करता है, दोनों बातों में फर्क है, ठीक। भारत में नारियल की उच्चतम उत्पादकता महाराष्ट्र राज्य में, देख लो ये तीसरी भी बात सही है भैया कि जो फाइन क्वालिटी का नारियल है ना वो आपको वहीं पे मिलेगा, कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये तीनों बातें सही हो जाती हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये लेटेस्ट डाटा के हिसाब से। 98 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 98 कह रहा है फिर से वही इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। क्या ये बात सही है? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है भैया, कि इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अकॉर्डिंग इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड ऑन बेसिस ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी। दूसरी बात, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बाजार विनिमय दरों के आधार पर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भैया। तो मार्केट एक्सचेंज रेट की बात करें तो उसके हिसाब से 5वां, और पीपीपी के हिसाब से मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से तीसरा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाती है। चलिए 99 देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार राज्य के 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से 4000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी दोस्तों? तो ये लेगी एशियन डेवलपमेंट बैंक से। किससे लेगी? एशियन डेवलपमेंट बैंक से, एडीबी से। चलिए दोस्तों 100 देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण मतलब इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार गलत विकल्प को चुनना है। कौन सा इनमें से गलत है? ठीक है। जल जीवन मिशन के परिणाम स्वरूप 19.4 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 11 करोड़ को उनके घरों में नल से पानी की आपूर्ति हो रही है। क्या ये बात सही है दोस्तों? बिल्कुल सही है। कुछ फैक्चुअल बहुत ज्यादा ये 19.4 और 11 करोड़ याद रखिएगा, पर आ सकता है क्योंकि यार यूपी पीसीएस में फैक्ट का ही खेल है सारा। ठीक है। दूसरा कह रहा है जल दूत ऐप के अनुसार लगभग 3.7 लाख कुओं को मापा गया है और उनका जल स्तर केंद्रीय रिकॉर्ड में अद्यतन किया गया है। तो जी हाँ, इनमें से कोई गलत नहीं है, दोनों ही सही है दोस्तों। ठीक है, तो कोई गलत नहीं है। चलिए 101 देखते हैं दोस्तों। 100 में कितने कर लिए दोस्तों, ये जरूर प्लीज देखते रहिएगा, अवॉइड मत करिए, पेपर बहुत करीब आ गया है। चलिए 101 नंबर देख लेते हैं। 101 कह रहा है भैया निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है।
हाल ही में जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने वाली पहली महिला बनी हुई है। तो ये बहुत न्यूज में था, सुना होगा आपने, तो ये बिल्कुल सही है। जया वर्मा जो है रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष बनी है और ये पहली महिला भी है ऐसी, ठीक है। हाल ही में लोक लुभावन फू थाई पार्टी की रियल एस्टेट टाइकून थाकसिन सिनावात्रा को थाईलैंड के 30वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा ऑप्शन है, कह रहा हाल ही में एमर्सन मानागावा को दूसरी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो ये भी दोस्तों सही है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, ठीक है। तो ये जिम्बाब्वे की राष्ट्रपति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 102 कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। कौन सा इनमें से सही है? हाल ही में करंट के क्वेश्चन है ये, मैं बता दे रहा हूं आपको। हाल ही में गीतिका श्रीवास्तव को पाकिस्तान इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में चार्ज डी फेयर के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। गीतिका श्रीवास्तव, गीतिका श्रीवास्तव, गीतिका श्रीवास्तव, नाम याद रखना। हाल ही में राजेश नाम्बियार को नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। अब देखो नेस्कॉम न्यूज में आया, तुरंत एपीएस में इस बार संडे को नेस्कॉम को फॉर्म पूछ लिया। तो ऐसे करंट को लिंक करा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, आपको नेस्कॉम का फुल फॉर्म पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो, पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण को सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर में प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल के सदस्य के रूप में चुना गया दोस्तों। तो ये भी सही है, तीनों ही ऑप्शन इसके सही थे, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है, आपकी करंट भी रिवाइज हो गई होगी। हाल ही में सही विकल्प का चयन, निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करना, ये बताना। चलिए, हाल ही में संग्राम सिंह को वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो ये आपने देखा होगा, न्यूज में काफी था। हाल ही में ईगा स्वेटक को इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है, ईगा स्वास्तिक को बनाया गया है, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर इन्फोसिस का। हाल ही में अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा को UIDAI के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये भी सही है। अब देखो एक चीज, UIDAI में अपॉइंटमेंट हुई, इसका भी मानोगे नहीं आप, कल के पेपर में एपीएस में फुल फॉर्म पूछ लिया। तो दोस्तों जो भी न्यूज में है पेपर में वो मिलेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। उसका फॉर्म बदल जाएगा, चाहे फुल फॉर्म पूछ ले, चाहे वो कब बना वो पूछ ले, ठीक है, रीसेंट अपॉइंटमेंट पूछ ले, ये 3 से बाहर नहीं जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 104 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा सही है? तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत काम आएगा। हाल ही में वरिष्ठ कवि नरेश सक्सेना को 14वें डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल दोस्तों, तो जी हाँ, पहला बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग दी गई है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 राष्ट्रीय फाइनल के दौरान राजस्थान की प्रियन सैन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता। तो दोस्तों सब कुछ तो सही है इसमें, पर ये बैंगलोर में आयोजित नहीं हुई है, ये दिल्ली में हुई थी, है ना। तो बस इतना गलत होने की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों सही है, यहाँ बैंगलोर नहीं दिल्ली होता तो सही हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 105 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, इसमें भी कौन सा सही है? तो पहला कह रहा है हाल ही में हरियाणा राज्य की कक्षा 12वीं की छात्रा कायरा जैन द्वारा माई फर्स्ट गाइड टू फर्स्ट एड नामक पुस्तक लिखी गई। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। माई फर्स्ट गाइड टू फर्स्ट एड ये लिखी है किसने? कायरा जैन ने, ठीक है, 12th क्लास की स्टूडेंट है सिर्फ। दूसरा, हाल ही में चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक एक कॉमिक बुक का विमोचन मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे तथा श्री अरुण गोयल द्वारा किया गया। तो ये बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अब ये भी सही है और ये भी सही है। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर दे रहा हूं कि आप ये बताओ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल कौन सा है? पहली चीज, क्योंकि ये न्यूज में आ गया है, कौन से पार्ट में है? इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन कितने होते हैं, पहले कितने थे, ये पूरा बताइए। ना भी बताइए तो आप एक बार उसको रिवाइज करिए, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। सबसे पहला कह रहा है परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस क्या 23 अगस्त को मनाते हैं?
दूसरा कह रहा है 13वां भारतीय अंगदान दिवस क्या 29 अगस्त को मनाया जाता है। तीसरा कह रहा है 12वां राष्ट्रीय खेल दिवस क्या 29 अगस्त को मनाया गया। और चौथा राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस या इंग्लिश में कहें तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डेज क्या 29 अगस्त को मनाया गया। ठीक है, तो कौन सा इसमें से सही है आइए जानते हैं। तो मेरे भाई इसका 2 और 3 ये बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन बी सही है। क्यों सही है इसलिए समझिए, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग ये हम लोग 29 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं 29 अगस्त को, पहली बात। राष्ट्रीय उद्योग दिवस ये हम लोग 30 अगस्त को मनाते हैं। ये कब मनाते हैं 30 अगस्त को। ठीक है, तो यहाँ 29 होना चाहिए था, यहाँ 30 होना चाहिए था, और बाकी ये दोनों तो ठीक है। चलिए 107 कह रहा है निम्नलिखित में से फिर से सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा सही है। हाल ही में जापान के सशस्त्र बल और अमेरिकी नौसेना ने पहली बार पूर्वी चीन सागर में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास रेजोल्यूट ड्रैगन शुरू करा। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूट ड्रैगन 2030 पूछेगा किसने शुरू करा भैया, रेजोल्यूट ड्रैगन 2030 ईस्ट चाइना सी में। तो ये जापान और अमेरिकी नौसेना ने किया, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वन लाइनर में भी आ सकता है। ठीक है, हाल ही में अमेरिका ने एक हथियार विहीन मिंटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। मिंटमैन 3 ये किसने करी है बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, अमेरिका ने। हाल ही में 100% स्वदेशी संसाधनों के साथ सफलतापूर्वक विकसित P7 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम को सेना में शामिल कर लिया गया, तो ये भी सही है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। P7 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम को ये सेना में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये सारी सही। चले 108 देखते हैं, निम्नलिखित में से फिर से सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा सही है। तो ये भी आपके करंट अफेयर्स के प्रोस्पेक्टिव से काफी काम आ सकता है। चलिए, तो पहले कह रहा है हाल ही में फ्रांस में सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र अबाया पर प्रतिबंध लगाया गया, पहली चीज, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा, हाल ही में असम सरकार ने नॉलेज हब और असम इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स स्थापित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉलेज हब ये किसने शुरू करा है दोस्तों, असम ने शुरू करा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है फॉक्सन टेक्नोलॉजी ग्रुप के संस्थापक टेरी गो ने वर्ष 2025 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में ताइवान के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज की बस गलती हो गई है, 2025 नहीं 2024 होना चाहिए था, बाकी पूरा सही है। ठीक है, क्योंकि फॉक्सॉन के टेक्नोलॉजी ग्रुप के संस्थापक टेरी गो ने 2024 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में ताइवान के राष्ट्रपति पद की चुनाव की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो बस 2025 होगा अगर, तो ये भी सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में आ सकता है। ठीक है, चलिए 109 देखते हैं, हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा उत्तरी गोवा के किस गांव का जैव विविधता एटलस जारी किया गया है, जिसे भारत का पहला ग्राम एटलस का नाम से जाना जाता है। दोस्तों क्या नाम दिया गया उसका, तो दोस्तों ये कौन से ग्राम का एटलस जारी किया गया है, तो ये है आपका माएम। कौन सा, माएम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बन के सामने आया है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए 110 देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, कौन सा बिल्कुल सही है। हाल ही में भारतीय अमेरिकी सांख्यिकी वैज्ञानिक कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव का निधन हो गया, पहली बात। दूसरा, वर्ष 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित पूर्व केंद्रीय शतकर्ता आयुक्त एन विट्ठल का हाल ही में निधन हो गया। तीसरा कह रहा है हाल ही में सिंगापुर की भारतनाट्यम नृत्यांगना राठी कार्तिकेसु का निधन हो गया। चौथा कह रहा है चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के काउंटडाउन को आवाज देने वाली मतलब उसी को एक तरह से उठाने वाली इसरो के वैज्ञानिक एन वलरामथी का निधन हो गया। मतलब ये सारे निधन आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है, तो ये चारों ही सही हैं दोस्तों। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा समय देके याद कर लीजिएगा कि भैया अमेरिकी सांख्यिकी वैज्ञानिक और आपकी ये इसरो वाले, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है जिनकी डेथ हुई है इस बार, चारों को एक ही साथ में डाल दिया ताकि एग्जाम में आपकी हेल्प हो। ठीक है, चले 111 देखते हैं। 111 कह रहा है
तुलिसिता रोग निम्न में से किस फसल में लगने वाला है, या इंग्लिश में कहें तो डाउन मिल्ड्यू इज अ मेजर डिसीज अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। तो ये दोस्तों किस में होता है दोस्तों, तुलिसिता रोग या डाउन मिल्डी। तो मिल्डी मतलब आपका मेज है ना, ऐसे एम से मेज एम से मिल्डी, इंग्लिश में तो ऐसे कर सकते हो, मक्का होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए 112 देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग कितने प्रतिशत भूमि मध्यम जोत के अधीन थी दोस्तों। ठीक, कितने प्रतिशत भूमि मध्यम जोत के अधीन मतलब मीडियम होल्डिंग में आती थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो ये दोस्तों आपकी 21 आ जाती थी, कितनी आ जाती थी 21%। ठीक है, 21% ही याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों 4 से 10 हेक्टेयर तो पता है ना आपको, 4 से 10 किसको बोलते हैं, स्मॉल मीडियम ये सब पता है ना, स्मॉल क्या होगा मीडियम क्या होगा। चलिए, किस भूमि पर एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या उस भूमि की डैश कहलाती है। इंग्लिश में कहें तो द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑन लैंड इन अ ईयर इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, तो उसको बोला जाता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी या शस्य गहनता। ठीक है, कि किसी भूमि पर एक वर्ष में कितनी संख्या में लगाई जाती है, तो उसकी क्या कैपेसिटी है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, तो इसका क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, चले 114 नंबर देखते हैं दोस्तों। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित एक मोबाइल ऐप पूषा कृषि किस वर्ष लॉन्च किया गया दोस्तों, पूषा कृषि। तो दोस्तों पूषा कृषि ऐप को 2016 में लॉन्च किया गया। कब किया गया, 2016 में। ठीक है, चलिए 115 देख लेते हैं। कह रहा है ट्रिटिकेल क्या है भैया ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल एक प्रकार का खरपतवार है, एक प्रमुख खाद्य फसल की प्रजाति है, या एक प्रकार की कीटनाशक है, या एक प्रकार का समुद्री शैवाल है। तो ये दोस्तों क्या है ट्रिटिकेल। तो दोस्तों ट्रिटिकेल जो है ये एक प्रमुख खाद्य फसल की प्रजाति है, यूं कहे तो गेहूं की एक प्रजाति भी कह सकते हो आप, जिसे वैज्ञानिकों ने गेहूं और राई के संकरण द्वारा तैयार किया थी। तो ट्रिटिकेल एक गेहूं की प्रजाति है, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, गेहूं की है मतलब एक खाद्य फसल की प्रजाति है। ठीक है, भी हो जाएगा। 116 में दोस्तों हम लोगों को मैचिंग करनी है, कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है, कौन से स्टेट या केंद्रीय शासित प्रदेश में है। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए ये हम लोग कर भी चुके हैं ज्योग्राफी में। घाट प्रभा दोस्तों कहाँ कौन से राज्य में है, तो घाट प्रभा दोस्तों कर्नाटक में है। संजय सरोवर परियोजना दोस्तों कहाँ पे पड़ेगा, तो ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा। ये कहाँ पड़ेगा, मध्य प्रदेश में पड़ेगा आपका। ठीक है, मतलब यूं कहें तो पहले का कर्नाटक है, संजय सरोवर का मध्य प्रदेश है। नीमू बजागो परियोजना, ठीक है, या नीमू बाजगो प्रोजेक्ट, नाम से ही पता चल रहा है कि ये भैया कहाँ पे पड़ेगा। नीमू बजागो प्रोजेक्ट लद्दाख में पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा चाइनीज लुक दे रहा है। और पोंचमपाद ये आपका तेलंगाना हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए 116 के, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा मत, आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेगा ये। चलिए 117 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आएंगे ये आपको बताना है इसमें। ठीक है, चलिए असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश, कौन कौन से आते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र वैली में। तो बहुत आसान है, एक असम हो गया और एक आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, असम और वेस्ट बंगाल यानी ऑप्शन 1 और 2 ये ही सिर्फ ब्रह्मपुत्र वैली में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 118 नंबर। 4 राज्यों का एक समूह सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन है। सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश बहुत आसान है, आराम से बता सकते हो भैया किस देश से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो भूटान से करते हैं। ठीक है, चलिए कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ भारत के मैप से, है ना, कि गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, है ना, ऐसे होते हुए कहाँ जाती है, किस राज्य से होकर गुजरती है। क्या सिक्किम, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, इनमें से। बहुत आसान है दोस्तों, त्रिपुरा से जाएगी। ठीक है, कहाँ से जाएगी, त्रिपुरा से जाएगी। ठीक है, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था ये। एक चीज और याद रख लो, अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में त्रिपुरा और दूसरा है मिजोरम। ठीक है, दूसरा कौन सा, मिजोरम। टोटल 8 है, पता होगा ना आपको, इसको बताने की जरूरत नहीं है कि गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये तो याद ही होगा आपको। अंबुजा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है दोस्तों। अंबुजा नहीं है, अबुजा है। अबुजा किस देश की राजधानी है, ये न्यूज में भी इस बार काफी बना हुआ था।
तो आबुजा दोस्तों नाइजीरिया की है। किसकी है? नाइजीरिया की। ठीक है, तो जो विदेश न्यूज में उसकी राजधानी जरूर याद रखो। चलो पासेस, ये मैंने शॉर्ट्स पे कई बार कराए हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट पासेस है। कह रहा है कौन सा इसमें से सही मैच नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा इनमें से सही मैच नहीं कर रहा है। बारालचला पास हिमाचल प्रदेश, क्या ये सही है दोस्तों? तो बारालचला हिमाचल प्रदेश सही है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है दोस्तों। दीफू पास अरुणाचल प्रदेश में है। बनिहाल पास दोस्तों ये उत्तराखंड में नहीं है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में है। काफी इंपॉर्टेंट पास है बनिहाल पास, जम्मू कश्मीर में। और जलेपला सिक्किम, ये भी सही है। ठीक है, तो ये चारों पास काफी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों 122 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी आपको। अगर मैप आपको पता है ड्रेनेज सिस्टम का तो कर ले जाओगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम नदी है? मतलब यूं कहें तो ये गंगा बह रही है। ठीक है, तो इधर वाला दाएं हो गई, उधर वाली बाएं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो दोस्तों कौन सी अंतिम है? गंडक, गोमती, कोसी या महानंदा। ठीक है, तो मेरे भाई अगर क्रोनोलॉजी याद है आपको कि पहले रामगंगा, फिर आपकी गोमती, घग्गर, गंडक, फिर आपकी आती है बागमती, कोसी, महानंदा आपकी अंतिम पड़ेगी। महानंदा अंतिम हो जाएगी। ठीक है, फिर से बता देता हूं आपको। रामगंगा, ठीक है, फिर आपकी आती है गोमती, लिख लो अगर दिक्कत हो। फिर आ जाएगी आपकी घग्गर, फिर आ जाएगी आपकी गंडक, फिर बागमती। ठीक है, फिर आ गई आपकी कोसी और अंत में महानंदा। ठीक है, महानंदा लास्ट में आती है। तो काफी डीप क्वेश्चन आते हैं आरओ में ज्योग्राफी से, तो ये जरूर याद रखना। चलिए पूछ रहा भैया रंजनगांव या राजनांदगांव, राजनांदगांव ये कहाँ पड़ेगा भैया? राजनांदगांव किसके लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पे है, क्या है, क्यों है, ये बताना आपको। तो दोस्तों राजनांदगांव जो है ये आपका बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट उत्पादन के लिए। और पूछे ये कहाँ पर है तो बताओगे भैया छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इसी में मैं अगर एक चीज और ऐड कर दूं कि प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन के लिए कौन फेमस है, तो दोस्तों तमिलनाडु में सेलम एक जगह है। तमिलनाडु में सेलम करके है, तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये तमिलनाडु हो जाएगा, ये तमिलनाडु में सेलम हो जाएगा। तांबा उत्पादन अगर पूछ ले दोस्तों, तांबा उत्पादन तो ये सोनामाखी झारखंड में है। ये कहाँ है? झारखंड, सोनामाखी। मैंगनीज उत्पादन पूछ ले तो ये आपका तेलंगाना में पड़ेगा। कहाँ? तेलंगाना में। ठीक है, चलिए फिलहाल आप इसको याद रखो, बॉक्साइट उत्पादन छत्तीसगढ़ में, राजनांदगांव। ठीक है, चलिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना कब शुरू की गई? खनिज क्षेत्र कल्याण योजना तो दोस्तों भारत की केंद्र सरकार ने 2015 में इसको शुरू करा था। ठीक है, कब शुरू करा था? 2015 में। तो वही स्टार्ट होते होते 16 कह सकते हो, 15-16। ठीक है, तो वैसे इसमें थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ हो गया है क्योंकि यहाँ पे 16, 15, 17, 18 है, यहाँ पे ऑप्शन बदल दिया गया है। तो आप इसको याद रखो 2015 है ये। ठीक है, ऑप्शन बी कर लेना। चलो इंपॉर्टेंट है ये काफी। निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में जिनेवा में है? किसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है, ये बताना है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, या अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। ठीक है, तो चार ऑप्शन है और चारों ही का हेडक्वार्टर मैं आपको बताऊंगा ताकि एग्जाम में कोई गुंजाइश ना रहे गलत होने की। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है वो है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। पहले तो ये याद रखो कौन है? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस या अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। अब आइए बात करते हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड का यानी यूनिसेफ का। यूनिसेफ का दोस्तों हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क, यूएसए में। पहली चीज यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की बात करें अगर, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, तो इसका कहाँ पे है दोस्तों? तो इसका भी न्यूयॉर्क यूएसए में। इसका भी कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इस बार बहुत न्यूज में है ना, तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी अगेन न्यूयॉर्क यूएसए में है। ये भी कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा कि ये तीनों न्यूयॉर्क यूएसए में है और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ये आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश बजट की। 2023-24 के अनुसार
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कितने डैश से अधिक की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की गई है दोस्तों? तो मेरे भाई ये करी गई है आपकी 51,639.68 करोड़ रुपए। ठीक है, 51,639.68 डायरेक्ट डाटा है, याद करना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों 127 कह रहा है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार मछुआरों, मछली विक्रेताओं और सूक्ष्म और लघु उद्यमों की गतिविधियों को सक्षम करने के उद्देश्य से कितने के लक्षित निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक नई उप योजना शुरू की गई है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के लिए है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो 6,000 करोड़ दोस्तों मत्स्य संपदा योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए, क्योंकि देखिए इस साल 11 फरवरी को जो बजट पेपर होगा तब तो बजट आ नहीं पाएगा। अगर आ गया तो वो पेपर में पूछेगा भी नहीं, क्योंकि 11 को पेपर है और 2, 4, 5 तक बजट आएगा, तो वो उससे मतलब नहीं है। यहाँ यूपी पीसीएस के लिए 2024 का बजट काम आएगा, उसके लिए मैं अलग से हारो यारों के लिए आपको पिछला ही बजट काम आ जाएगा। चलिए दोस्तों 128 देखते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, पॉज करके आप ट्राई करिए क्या पैटर्न के हिसाब से यहाँ नंबर सेट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसी पैटर्न को बनाना है। बहुत आसान है दोस्तों। देखिए 10 और 6 क्या होता है? 16। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। मतलब इन दो नंबरों का सम जो है वो यहाँ के नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि 8 और 1 हुआ 9, और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। ऐसे ही दोस्तों 6 का स्क्वायर 36 होता है ना। 10 में क्या ऐड करोगे? 36 बन जाए तो 26। तो यहाँ 26 अगर हो जाए, 26 10 36, तो वो 6 का स्क्वायर है ना। तो आसान होता है रीजनिंग, 26 हो जाएगा। चलिए 129 नंबर देखते हैं। 3 3 7 23 95 4 7 9 4 8 2 8 7 8 2 0 1 5 9 इनमें से कौन सी नंबर गलत है? ठीक है, सीरीज में बताना कौन रॉन्ग नंबर है। तो मेरे भाई इसमें देखिए आपका 95 और एक आपका हो जाएगा 2878। दो नंबर गलत है दोस्तों, 95 2878, क्योंकि ये जो है और नंबरों से भी कटेंगे, बाकी सब प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर हो जाएंगे। चलिए 131 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विषम को चुनना है कि कौन सा इसमें से विषम है दोस्तों? RTS, UWV, XZY या PSQ, मतलब कौन सा ऑड आ रहा है इसमें दोस्तों? तो दोस्तों देखो ABCD के हिसाब से अगर आप चलोगे PQRST है ना। क्या होता है PQRST? RST होता है, पर ये बगल में है, ये इसके बगल में चेंज कर दिए। ऐसे UVW होता है, देखो ना क्या होता है UVW, तो इसको भी इंटरचेंज करा गया है। ऐसे XYZ होता है ना, तो इन दोनों को भी बदला गया। देखो Z इधर आ गया है, Y इधर है। PSQ नहीं होता है दोस्तों, है ना, यानी लास्ट वाला जो है ये ऑड है, क्योंकि PSQ नहीं होता है, PRQ है ना, मतलब PQR होता है। एक सेकेंड, PQR होता है ना, तो PR इधर आना चाहिए था, Q इधर आना चाहिए था, ये गलत है। समझ गए ना? कोई दिक्कत हुई तो बता सकते हो आप। चलो, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में ठीक तीसरे स्थान पर आएगा डिक्शनरी में। ठीक है, तो डिक्शनरी आपको पता है दोस्तों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट होती है। तो सब में पहले R है, तो चलो R हो गया। अब R के बाद सब में A है, तो A तो भैया चलो कॉमन ही हो गया। अब A के बाद क्या आएगा ये आपको देखना है। तो A के बाद देखो क्या आ रहा है भैया, B C D E F T सब में है, तो T भी चलो सब में आ गया भैया। अब T के बाद दोस्तों आपको देखना है कि A से Z तक में ABCD में कौन आता है भैया पहले। तो देखो T तक तो सब में है, रैट रैट रैट। अब I H, अब देखो H I से पहले आ जाता है, पर E जो है वो H से भी पहले आ गया। तो पहला ऑर्डर तो किसका हो गया भैया? रेट का हो गया। पहला ऑर्डर किसका हो गया? मतलब पहले लिखा जाएगा रेट। ठीक, अब E के बाद क्या आता है भैया? EFGH आता है दोस्तों, तो दूसरा लिखा जाएगा H वाला, मतलब रादर। ठीक, अब H के बाद दोस्तों क्या आता है? ABCDEFGHI आता है, तो उसके बाद क्या लिखा जाएगा दोस्तों? रेशियो लिखा जाएगा, और फिर लास्ट में रेशनल लिखा जाएगा। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा रेशियो। ठीक है, इस टाइप का भी आता है क्वेश्चन हर बार एक। 132 देखते हैं दोस्तों। 132 में कह रहा है निम्नलिखित अनुक्रम में कितने ऐसे दो हैं जिनके ठीक पहले 1 है और ठीक बाद में 3 है। ठीक है, ठीक पहले जिनके 2 है और ठीक बाद में 1 है, ऐसे कितने हैं दोस्तों? तो दोस्तों देखो यहां से गिन लो। एक ये 2 है भैया जिसके ठीक पहले क्या है? 1 है और ठीक बाद में 3 है, तो ये हट गया। ये हो गया देखिए ठीक पहले 1
एक ये मिला आपको, एक ये मिला, एक ये, तो 3 है दोस्तों, ठीक है। इस टाइप का काफी आसान होता है। वीडियो को पॉज करो, इस लाइन को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। चलो 133, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आसान होते हैं, फ्री के लॉटरी लड्डू क्वेश्चन होते हैं एक तरह से। बस आपको इसमें पहचानना है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द टेक्निक शब्द से नहीं लिखा जा सकता। तो बस इसमें देख लो कौन सा अक्षर है भैया जो इनमें से नहीं होता है, उसको पहचान लो दोस्तों, आसान हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, इस टेक्निक में आपको क्या नहीं दिख रहा है ना, क्या नहीं दिख रहा है भैया? ए दिख रहा है क्या कहीं आपसे? यहाँ देखो ए है ना, क्वांट, और यहाँ कहीं ए नहीं है ना, तो क्वांट नहीं लिखा जा सकता, लड्डू है एकदम भैया। चले, जीवन जिस प्रकार मृत्यु से संबंधित है उसी प्रकार उम्मीद किससे संबंधित है दोस्तों? कि जीवन है तो मृत्यु होगी, और उम्मीद दोस्तों अगर लगाओगे आप तो उम्मीद से हमको क्या मिलती है? निराशा मिलती है, क्योंकि उम्मीद की तो नियति है भंग होना। अब उम्मीद लगा ली भैया आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, नहीं होता है, चलेगा टाइम टाइम। इसलिए अपना कर्म अच्छे से करो, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या ही दिक्कत है यार, जीवन बहुत बड़ा, कुछ ना कुछ तो हर कोई कर ही लेता है ना। तो अपने कर्म अच्छे से करो, बस होगा ठीक है, नहीं होगा। ज्यादा होप लगाना किसी से, एक्सपेक्टेशंस हमेशा खराब होती है ना, चले तो निराशा हो जाएगा। चलिए दोस्तों 135 देखते हैं। कह रहे हैं एक गुप्त कोड में बोर को यानी BORE को 10 लिखा गया है, तो आफ्टर को क्या लिखा जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसका पैटर्न पहले देख लें कि बोर को किस पैटर्न में बनाया है। तो बोर में बी जो होता है ABCD में 2 नंबर पे है, O आपका 15 पे है, R आपका 18 पे है, और E आपका 4 पे है। अगर इन चारों को ऐड करोगे आप तो बनेगा 40, और 40 को अगर 4 से काट दो तो 10 आता है। मतलब क्या पैटर्न है कि इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्लस करो और 4 से डिवाइड करो, जो आएगा वही आंसर है। तो चलो बना देते हैं, क्या ही समस्या है। आफ्टर लिखा, अब यहाँ सबके अल्फाबेटिकल ऑर्डर सेट कर दो भाई। A होता है 1, F होता है 6, और आपका T हो जाता है B, E हो जाता है आपका कौन सा 5, R हो गया 18। अब सबको प्लस करा, ठीक है, सबको प्लस करा। अब इसमें कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 12। क्या आ गया? 12। अब आप पूछोगे सर 5 से क्यों करा? तो फिर से समझो मेरे बच्चे, यहाँ 4 शब्द थे तो 4 से करा सम को डिवाइड, और यहाँ दोस्तों 5 शब्द हैं। यहाँ कितने शब्द हैं? 5 शब्द हैं, तो 5 से कर दिया डिवाइड, तो कितना आ गया आपका? 12 आ गया 60। ठीक है, कोई दिक्कत हो, इस तरह के पैटर्न से बना सकते हो। चलो अब 136 में पूछ रहा है भैया इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? तो भैया इसमें त्रिभुज बनाने की बहुत आसान ट्रिक होती है, अगर आपने पढ़ी होगी। 1, फिर इसको 2, 2 1 कितने हो गए? 3, ऐसे इसमें नंबरिंग करो भैया। 1 2, इसको ऐड कर दो, 3 हो गए। ऐसे इसको नंबरिंग करो, इसको नंबरिंग करो, फिर इसको नंबरिंग करो। ये ट्रिक आप देख लेना, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में पढ़ी है, या इस पे अलग से बनाऊंगा, ठीक है। तो 13 त्रिभुज बनेंगे इसमें। इसको अलग से मैं इसको अभी टैब्स कल मेरा आ जाएगा, मैं फिर इसको बता दूंगा। थोड़ा टैब की वजह से मैं रीजनिंग बना नहीं पाया, क्योंकि लैपटॉप में हो नहीं पा रही मुझसे। सब टैब कल आ जाएगा मेरा, फिर बताता हूँ आपको मैं इस पर। चलो 137 देखते हैं दोस्तों। 137 में कह रहा है निम्नलिखित ऋतुओं को हिंदू महीनों के अनुसार कालानुक्रम में, तो मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में भी, हिंदू महीने के 12 महीने याद कर लो भैया। बड़े सनातनी बने फिरते हो, जय श्री राम, नवरात्र, वो क्रिसमस नहीं मनाएंगे, ये नहीं करेंगे, फलाना नहीं करेंगे, नवरात्र नहीं मनाए, न्यू ईयर नहीं मनाएंगे, चैत्र न्यू ईयर मनाएंगे। तो पहले न्यू ईयर के मनाने के लिए अपना हिंदू कैलेंडर तो याद करो, ठीक है। तो हिंदू कैलेंडर ने 20 बार बताया था, याद कर लो उसको। तो अगर उसके क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलोगे तो वसंत, ग्रीष्म, वर्ष, शरद, हेमंत और शिशिरा, ये ऋतुएं होती हैं दोस्तों, ठीक है। कौन कौन सी? बसंत सबसे पहले आती, ठीक है, बसंत हो गई। फिर दोस्तों बसंत के बाद ग्रीष्म, बसंत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद दोस्तों कौन सी आती है? वर्षा, ठीक है। उसके बाद अगर पूछ ले तो शरद, फिर हेमंत, शरद के बाद हेमंत, फिर शिशिर, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर चला जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। 4 3 2 1 याद कर लो यार, ये वसंत ऋतु है, और एक चैत्र, बैसाख, ये सब पूस है ना, ये सावन भादो, याद कर लेना। 138 पे आते हैं दोस्तों। 138 कह रहा है गिनती के कितने अक्षर 0 9 जल प्रतिबिंब में अपने मूल रूप से समान दिखाई पड़ेंगे दोस्तों, है ना। ऐसे कौन से अक्षर हैं 0 से 9 में जो समान दिखाई पड़ते हैं? तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, 3 अक्षर हैं। कौन कौन से 3 अक्षर हैं? 3
8 0। पानी में अगर इसको देखो तो वो एक ही जैसे दिखेंगे। यही सेम ABCD में भी पूछता है कि A से Z में कितने हैं भैया, जो सेम दिखाई देते हैं, वो भी मैं बता चुका हूँ। कमेंट में बताओ अगर याद हो तो। ठीक है चलो, तो ऐसे A से Z में से 3 है भैया, 380। क्वेश्चन थोड़ा एरर है, इसको हटा ही देता हूँ मैं, फिर ये थोड़ा फिर दिक्कत करेगा आपको। इसको हटा दो क्योंकि इसमें ऑप्शंस गलत आ गए हैं, माफी चाहूंगा उसके लिए। चलो 140 देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में से कौन एक अलग है दोस्तों, ये बताना है। विच वन इज ऑड, ठीक है, ये बताना है। तो तिरुवनंतपुरम, कन्नौर, कोझिकोड या तिरुवन्नामलाई, तो इनमें से कौन सा गलत है दोस्तों? तो मेरे भाई देखिए, एक जो सबसे पहले तिरुवनंतपुरम है, कन्नौर है, कोझिकोड है, ये तीनों आपका केरल में है। ये तीनों कहाँ है? केरल में है। और तिरुवन्नामलाई जो है ये तमिलनाडु में है, तो इसलिए ये ऑड हो गया, है ना। इस तरह से पैटर्न आता है, ठीक है, तो वो पहचान सकते हो आप। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो कर रहा हूँ समाप्त। अब आपको मुझे एक चीज करनी है, आपको मेरे लिए एक चीज पहले ये देखो कि भाई 140 में क्या 85 प्लस ला पा रहे हो, ठीक है, ये जरूर चेक करो। ये बताओ, फिर उसके हिसाब से एक नई स्ट्रेटेजी देखें। और बाकी कितने स्टार इस टेस्ट को देना चाहोगे तो वो भी दे सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। अपने भाई की मेहनत को भी अगर कुछ सफल बनाना चाहो। चलो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो।